जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्त अपन पढ़ रहे थे, संविधान के महत्वपूर्ण चैप्टर्स पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि किस प्रकार अपन ने लास्ट चैप्टर में राष्ट्रपति को देखा था कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी कार्य और शक्ति है। आज अपन थोड़ा उससे हटके एक चैप्टर पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको, जो राजस्थान से संबंधित है। जो भी दोस्त राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आरएएस या राजस्थान पुलिस, ऐसा ही राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ये वीडियो बनाने का लक्ष्य दोस्तों मेरा ये है कि जिस प्रकार से अपन इंडिया जीके वो इजी फॉर्मेट में बना के पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार अपन राजस्थान जीके को भी इजी फॉर्मेट में बना के पढ़ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं और एग्जाम में अपने क्वेश्चन सही बना सकते हैं। तो ये वीडियो उसी पर्पज को लेकर बनाया गया है कि आपको किस प्रकार से एक जीके रिलेटेड एग्जाम में जीके की जो तैयारी है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बने ही रहिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मध्यकालीन जो इतिहास है ये उससे संबंधित एक वीडियो है। तो मध्यकालीन जो इतिहास है दोस्तों, मेवाड़ का मध्यकालीन इतिहास। जी दोस्तों, हमारे राजस्थान की बात हो रही है, हमारे राजस्थान की बात हो रही है। तो मेवाड़ का जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें कौन कौन से प्रारंभिक शासक आए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, किस प्रकार से उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया और किस प्रकार से उन्होंने अपने शासन को आगे बढ़ाया, ये सब अपन इस वीडियो के माध्यम से कुछ 4-5 जो अपने प्रारंभिक शासक हुए थे मेवाड़ के, गुहिल वंश के, उनके बारे में देखेंगे और किस प्रकार से उनमें कंपटीशन एग्जाम में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब अपन यहाँ से अपन सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास तो दोस्तों यहाँ से मोस्टली छोटे एग्जाम्स में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि इसके प्राचीन नाम है दोस्तों, तो 2-3, तो अपन उनको एक साथ याद रखेंगे। मेदपाट, इसको मेवाड़ को मेदपाट भी कहा जाता है, प्रागवाट भी कहा जाता है दोस्तों, और सीवी जनपद भी इसको कहा जाता है। तो इसके ये प्राचीन नाम है दोस्तों। पहले इसको मेदपाट कहा जाता था, उसके बाद इसको प्रागवाट कहा जाने लगा और उसके बाद इसको सीवी जनपद कहा जाने लगा, और इसको अब वर्तमान में दोस्तों मेवाड़ के नाम से जानते हैं। इसके आगे दोस्तों एक वागड़ या बांगड़ आपको कहीं मिलेगा, वागड़ लिखा मिलेगा, कई बुक्स में आपको बागड़ लिखा मिलेगा। तो वागड़ या बांगड़ के अंदर पूछते हैं कौन से जिले शामिल है, तो डूंगरपुर और जो दोस्तों बांसवाड़ा जिला है ये वागड़ या बांगड़ के अंदर शामिल है। तो इन 2 जिलों को याद रखिएगा, वागड़ या बांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यहाँ से अपने दोस्तों मेवाड़ के 3 नाम देखिए, मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। यहाँ से बागड़ में कौन से 2 जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यहाँ से अपन ने छोटे छोटे 2 पॉइंट्स को याद किया। इसके बाद दोस्तों अपन आते हैं कि मेवाड़ में दोस्तों अपन पढ़ेंगे गुहिल वंश को, कि गुहिल वंश के कौन कौन से शासक आए, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया और किस प्रकार से उन्होंने अपने शासन को आगे बढ़ाया। तो ये सब अपन इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभिक शासकों का क्रम देखेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गुहिल वंश का शासन था, मध्यकालीन इतिहास की अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ में। वहां पे जो एक प्रमुख वंशज हुआ है, जो फेमस वंशज है, वो गुहिल वंश रहा है। तो गुहिल वंश का शासक था। अब गुहिल वंश से अपन ने देख लिया, तो गुहिल वंश से संबंधित 2-3 चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है या पूछी जाती है, वो अपन देख लेते हैं दोस्तों। गुहिल वंश का प्रारंभ 566 ईस्वी में इसका प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ माना जाता है दोस्तों 566 ईस्वी में। गुहिल वंश की शाखाएं कितनी थी दोस्तों? 24 इसकी शाखाएं थी, 24 शाखाएं थी। और प्रसिद्ध जो गुहिल दोस्तों रहे हैं वो मेवाड़ के गुहिल है, वो मेवाड़ के गुहिल है, वो प्रसिद्ध गुहिल रहे हैं। एक टाइप से अपन बोलते हैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गुहिल है वो मेवाड़ के ही रहे हैं। तो यहाँ से अपन 2 चीज देखी, 24 शाखा, 24 शाखाएं और मेवाड़ के गुहिल प्रसिद्ध गुहिल रहे हैं। एक चीज अपन और याद रख सकते हैं कि जो मेवाड़ का जो गुहिलों का जो प्रथम प्रसिद्ध शासक जिसको बोलते हैं फेमस शासक था या बड़ा राजा था, वो दोस्तों उभर के आए थे बप्पा रावल। तो बप्पा रावल जी जो अपन पहले शासक के रूप में याद रख सकते हैं कि मेवाड़ के गुहिलों के प्रसिद्ध शासक। इससे पहले भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि गुहिलों के मेवाड़ में शासक नहीं थे बप्पा रावल से पहले, लेकिन बप्पा रावल एक ऐसा शासक था जिसके बारे में कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले के जो शासक हैं उनसे जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में न के बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। मैंने दोस्तों इस वीडियो में या जो भी मैं
का वीडियो बनाता हूँ, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हूँ जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। मैं एक्स्ट्रा किसी प्रकार के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं करता हूँ मेरे वीडियो में। तो इसके प्रारंभिक शासक आप बुक्स में देख सकते हो कि भोइल वंश की स्थापना वो भुवादित्य ने की थी। उसके बाद एक दो तेज सिंह शासक आता है। तो आप अगर ज्यादा जानकारी रखना चाहते हो तो आप बुक से देख सकते हो। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस कैसे मिलती है, किस प्रकार लिमिटेड चीजों को पढ़ा जाता है, मैं आपको वो समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो समझिएगा दोस्तों, जो बड़ा और फेमस राजा था दोस्तों, पहला बप्पा रावल था। तो भोइल वंश से अपन ने 3 चीजें बातें सीखेंगे। प्रारंभ इसका 566 ईस्वी में, 24 इसकी शाखाएं थी और इसका पहला बड़ा राजा बप्पा रावल थे। अब दोस्तों ये आगे बप्पा रावल जी। अब अपन बप्पा रावल जी के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जानेंगे कि क्या थे बप्पा रावल जी, क्या इनकी हिस्ट्री रही है और किस प्रकार से इन्होंने अपने जो शासनकाल था उसमें महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो देखिए दोस्तों, बप्पा रावल से संबंधित जो भी चीजें अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बप्पा रावल का दोस्तों वास्तविक नाम था वो कालभोज था। पूछा जाता है दोस्तों, बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। ठीक है, नंबर 1 बात, वास्तविक नाम कालभोज। बप्पा रावल जी थे वो दोस्तों किसके अनुयायी थे? जो हारित ऋषि है दोस्तों, एक हारित ऋषि थे, हारित ऋषि के अनुयायी थे और उन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था दोस्तों बप्पा रावल ने। तो इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। चित्तौड़ पे कब्जा दोस्तों किससे जीत के किया था? जो मान मौर्य था इसको परास्त कर चित्तौड़ पे कब्जा किया था और ये हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये किया गया था। ठीक है दोस्तों, हारित ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ जीत लिया था। अगला पॉइंट दोस्तों, बप्पा रावल ने दोस्तों अपनी राजधानी वो नागदा को बनाया, जो नागदा वर्तमान में उदयपुर में है। तो बप्पा रावल की राजधानी उसने नागदा को बनाया। अगला फैक्ट दोस्तों, नागदा में एकलिंग जी का मंदिर है जिसको वर्तमान में आप कैलाशपुरी के नाम से जानते हो। तो नागदा में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? बप्पा रावल ने करवाया, जिसको आप कैलाशपुरी के नाम से जानते हो। और मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है कि एकलिंग जी को दीवान कौन मानते हैं, मेवाड़ के शासक या फिर ऐसे पूछा जाएगा मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते हैं? तो एकलिंग जी जो महाराज है इसका दीवान मानते हैं, क्योंकि ये मंदिर का निर्माण वो प्रारंभिक शासक बप्पा रावल ने करवाया था। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे, बप्पा रावल ने दोस्तों स्वयं के नाम के सिक्के चलाए और ये इतने फैक्ट दोस्तों अपन यहाँ से याद रखेंगे। तो एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों। इसका वास्तविक नाम है दोस्तों कालभोज था। किस ऋषि से इसने शिक्षा दीक्षा ली थी या किसका अनुयायी बना था? ये हारित ऋषि का अनुयायी बना था और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही मान मौर्य को इसने परास्त किया और चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। फिर इसने अपनी कब्जा कर लिया तो राजधानी किसको बनाया? नागदा को इसने राजधानी बनाया और नागदा में ये दोस्तों एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और मेवाड़ के शासक है वो एकलिंग जी को अपना स्वयं का दीवान मानते हैं और स्वयं के नाम के जो बप्पा रावल ने सिक्के भी वो स्वयं के नाम के चलाए थे। तो ये 5-6 फैक्ट अपन दोस्तों याद रखेंगे बप्पा रावल के बारे में। इससे आगे दोस्तों देखते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भोइलों की जो राजधानी उसका एक क्रम था, तो वो क्रम आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रारंभ में भोइलों की राजधानी नागदा थी, उसके बाद उन्होंने राजधानी आहड़ को बनाया और उसके बाद राजधानी उन्होंने चित्तौड़ को बनाया। तो जैसे जैसे शासक आगे बढ़ेंगे तो ये राजधानी को क्रम बढ़ता जाएगा। तो अगर राजधानी को क्रम थोड़ा अगर लेवल ज्यादा अगर गहराई से पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि मेवाड़ की राजधानियों का क्रम किस प्रकार था। तो प्रारंभ में नागदा, फिर आहड़, फिर इसने राजधानी चित्तौड़ को बनाया दोस्तों इन्होंने। तो अपन ने यहाँ से बप्पा रावल के बारे में समझा और याद किया। अब अपन दोस्तों अगले शासक को देखते हैं इन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो अगला शासक दोस्तों अपना आता है अलहट या आलू रावल। अलहट या आलू रावल, तो इन्होंने क्या क्या किया वो अपन देखेंगे। इन्होंने दोस्तों सेकंड जो कैपिटल है, जो राजधानी है, सेकंड राजधानी दोस्तों आहड़ या उदयपुर को बनाया। तो याद रखना, सेकंड राजधानी आहड़ उदयपुर को किसने बनाया था? अलहट या आलू रावल ने। आहड़ में दोस्तों वराहमिहिर मंदिर का निर्माण कराया और वराहमिहिर मंदिर है दोस्तों ये विष्णु के अवतार इसको माना जाता है, वराहमिहिर को विष्णु का अवतार माना जाता है। और उसके बाद सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की। नौकरशाही का जो प्रचलन है दोस्तों सबसे पहले मेवाड़ में किसने किया था? ये अलहट या आलू रावल ने किया था। और इसके बाद दोस्तों एक और
अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो अल्हट ने शादी है ये हूण राजकुमारी थी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया था। तो उस समय ये पहले शासक थे जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने विवाह किया था। जो हूण थे ये अपने देश के अंदर अपने देश का हिस्सा नहीं था उस समय, तो इसने अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे विवाह किया था, तो वो शासक कौन था? अल्हट या आलू रावल था। इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो इसने शादी की हरिया देवी से जो हूण देश की राजकुमारी थी। तो यहाँ से अलग से 4 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। पहला पॉइंट, आहड़ को इसने सेकंड राजधानी बनाया, विरामीर मंदिर का निर्माण कराया, और वरामीर वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था का जो प्रचलन है वो भी अलहट ने करवाया, और इन्होंने जो हूण राजकुमारी है उससे विवाह किया था। तो यहाँ से 4 पॉइंट एक साथ आप याद रख सकते हैं दोस्तों। जो ये पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, इन पॉइंट्स के अलावा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं से पूछे जाएंगे, इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर इनके बाहर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर इनके बाहर से क्वेश्चन आएगा तो वो किसी को भी नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा, इसका मतलब वो किसी को नहीं आएगा, तो उसके बारे में आप चिंतित नहीं हो। इसलिए सब कुछ ना पढ़े, उतना ही पढ़े जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं अपन। इसके अल्हट के बाद दोस्तों शासक आते हैं, तीसरे नंबर के शासक आते हैं जेतर सिंह। तो जेतर सिंह का अपन शासनकाल अगर याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हो, 1213 से 1250 तक इसका शासनकाल रहा था। अब क्या इन्होंने योगदान दिया वो अपन योगदान देखते हैं दोस्तों। एक प्रमुख योगदान है दोस्तों भूताला का युद्ध, इसको याद रखना है दोस्तों। भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध दोस्तों किस किस के मध्य हुआ? ये जेतर सिंह और दोस्तों इल्तुतमिश था, ये उनके मध्य हुआ था भूताला का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों जेतर सिंह की विजय हुई थी और जो इल्तुतमिश है वो पराजय हो गए थे। इल्तुतमिश हार चुके थे इस युद्ध में। और इस युद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन अपन याद रख सकते हैं दोस्तों। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था। तो जो ये शासक है जेतर सिंह, इन्होंने अपनी राजधानी है वो आड़ से चित्तौड़ कर दी थी दोस्तों। ध्यान रखना, भूताला का युद्ध जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। युद्ध में जो इल्तुतमिश ने वो नागदा को तहस नहस कर दिया, बुरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से अपने जेतर सिंह को अपनी राजधानी है वो आड़ से चित्तौड़ करनी पड़ी थी। तो जेतर सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़ को बनाया दोस्तों। अब जो ये भूताला का युद्ध है दोस्तों, युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? जो बुक्स है उसका नाम पूछा जाता है। भूताला के युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? ये हमीर मद मर्दन जो बुक है, पुस्तक है दोस्तों, इससे इसकी जानकारी मिलती है। और हमीर मद मर्दन के जो राइटर है, लेखक है दोस्तों, ये कौन है? जयसिंह सूरी। तो बुक का भी नाम याद रखना है हमीर मद मर्दन, और राइटर का भी नाम याद रखना है दोस्तों, जयसिंह सूरी है इसके लेखक है। और ये बुक किससे संबंधित है दोस्तों? भूताला के युद्ध से संबंधित है दोस्तों। अगला दोस्तों, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? जेतर सिंह के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि इस समय जेतर सिंह ने काफी हद तक अपने जो साम्राज्य के अंदर जो भी विकास संबंधी कार्य है वो किए थे, और अत्यधिक विकास कार्य करने के कारण जेतर सिंह के शासनकाल को जो मध्यकालीन मेवाड़ है उसका स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो अपने जेतर सिंह से दोस्तों अपन ने यहाँ से 4-5 चीजें याद रखी। एक भूताला का युद्ध सबसे मेन किनके मध्य हुआ? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। और इस युद्ध का क्या जो इफेक्ट पड़ा, इसका प्रभाव यह पड़ा दोस्तों, जेतर सिंह को अपनी राजधानी आहड़ से उदयपुर करनी पड़ी, क्योंकि आहड़ को है ये बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था इल्तुतमिश ने। और दोस्तों अपन युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? जो हमीर मद मर्दन है ये पुस्तक है, इससे मिलती है, और इसके लेखक है वो जयसिंह सूरी है। और जो मध्यकालीन जो मेवाड़ है इसका स्वर्णिम युग है, इसको दोस्तों कहा जाता है जेतर सिंह के शासनकाल को। तो यहाँ से अपन 4 पॉइंट याद रखे, भूताला का युद्ध, पुस्तक और इसका स्वर्णिम युग। अब अपन देखते हैं दोस्तों रतन सिंह। तो रतन सिंह का अपन शासनकाल देखें तो 1302 से 1303 ईस्वी तक। इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजा रतन सिंह के शासनकाल से, तो वो अपन देखते हैं। एक तो दोस्तों जानकारी के लिए याद रखना, इसका छोटा भाई था जो रतन सिंह जी का, वो कुंभकर्ण, जिसका नाम था कुंभकर्ण, वो नेपाल चला गया। वह राणाशाही वंश की स्थापना की वहां पे, अतः वहां गुइल वंश की शाखा बन गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल में गुहिल वंश की शाखा
किसने बनाई है, किसने स्थापना की? वो कुंभकर्ण ने की। और कुंभकर्ण कौन था दोस्तों? रतन सिंह का वो भाई था। तो याद रखना, जो नेपाल के अंदर भुइल वंश की स्थापना करने वाला कुंभकर्ण था, और कुंभकर्ण और रतन सिंह का भाई था दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। तो ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब ये दोस्तों, जैसे अपन मेंस की तैयारी करते हैं आरएएस वगैरह में या यूपीएससी वगैरह में, किसी भी पीसीएस एग्जाम्स में, तो उसमें अपने को लिखना पड़ता है दोस्तों। तो अपन लिखने के पर्पज से, या फिर अपन कहें थोड़ा एग्जामिनर अगर अपना टफ पेपर बनाए, तो उसके हिसाब से अपन याद रखना चाहिए। तो इन फैक्ट्स को अपन याद रख सकते हैं। अभी क्या कारण रहे थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उसके क्या कारण रहे? तो उसके 4-5 मोस्टली मोटे कारण रहे थे, उनको अपन याद रखेंगे। क्या क्या कारण थे? एक तो दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी था उस समय वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। नंबर एक बात, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, उस समय चित्तौड़ है वो काफी फेमस राज्य हुआ करता था। तो चित्तौड़ के अंदर दोस्तों सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से चित्तौड़ का महत्व था। तो इसकी वजह से उसको हथियाना चाहता था, ताकि उसको वो व्यापार करने में उसको सहूलियत हो। और तीसरा दोस्तों, एक और अपन कह सकते हैं कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी सभी प्रदेशों को, आसपास के प्रदेशों को विजिट करता हुआ रहा था, जीतता हुआ रहा था, लेकिन चित्तौड़ को इसी पर्पज से वो जीतना चाहता था, और चित्तौड़ को कोई दूसरा शासक जीत नहीं पाया था, इसलिए उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। और अपन एक और कारण अगर समझे तो जो रानी पद्मिनी थी, उसकी सौंदर्यता के बारे में जान के भी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। तो ये 4-5 पॉइंट अपन यहाँ से देखेंगे। एक पहला पॉइंट दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, उसका विस्तार करना चाहता था। दूसरा पॉइंट, चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व था। तीसरा पॉइंट, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जैसे कि उसने वो प्रदेशों को जीत लिया था, लेकिन वो चित्तौड़ को नहीं जीत पाया था, तो इसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल था ये। और चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, क्योंकि चित्तौड़ किसी भी सम्राट ने नहीं जीता था, तो उसका जो वर्चस्व है, ख्याति, वो चारों तरफ फैली हुई थी। तो 4 पॉइंट अपन यहाँ से याद रख सकते हैं। साम्राज्यवादी, उसकी महत्वाकांक्षा, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व, और उसके प्रतिष्ठा, सम्राट की प्रतिष्ठा का सवाल, और चित्तौड़ का वो बढ़ता हुआ प्रभाव। और एक और पॉइंट दोस्तों अपन यहाँ से याद रखेंगे, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी क्या है? रानी पद्मिनी की जो सौंदर्यता है, वो कहा जाता है कि रानी पद्मिनी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसकी सौंदर्यता के बारे में सुन के ही अलाउद्दीन खिलजी उसके ऊपर मोहित हो गया था, और उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने की मंशा बना ली थी। तो यहाँ से अपन ने 5 पॉइंट देखे दोस्तों। अब जो रानी पद्मिनी है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, अपन उनको कवर करते हैं। रानी पद्मिनी दोस्तों, ये तो ये कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप, श्रीलंका की राजकुमारी थी, जो वर्तमान में श्रीलंका में है। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, जो वर्तमान में श्रीलंका में है। जो दोस्तों सिंहल क्या थी? सिंहल एक वहां की जाति थी दोस्तों। गंधर्व सेन की पुत्री थी दोस्तों ये, और चंपावती इनकी माता का नाम था। गोरा इनका भाई था दोस्तों, रानी पद्मिनी का भाई था, और बादल है वो इनका भतीजा था। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल देव की राजकुमारी थी। किसकी पुत्री थी? गंधर्व सेन की पुत्री थी। और इसकी माता का नाम चंपावती, इसकी माता का नाम है। गोरा और बादल का नाम आपने काफी सुना होगा। गोरा इसका भाई था, और बादल इसका भतीजा था, जो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। बाद में अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ से रानी पद्मावती के बारे में ये 4 पॉइंट अपन याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी के जो कारण क्या रहे थे, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे दिल्ली थी, दिल्ली में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था, और ये यहाँ पे चित्तौड़ था। चित्तौड़ की एक साइड पड़ता है दोस्तों मालवा, जो आज मध्य प्रदेश एमपी में है, और एक साइड गुजरात। तो गुजरात में जो व्यापार होता था दोस्तों, ये अरब सागर से व्यापार होता था। और मालवा में जो व्यापार, मालवा के अंदर दोस्तों जो भूमि थी, कृषि योग्य भूमि, वो बहुत उपजाऊ थी, और वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में फसलों की पैदावार होती थी, इसलिए वहां से ज्यादा कर मिलता था राजाओं को। तो जो यहाँ से गुजरात और मालवा के मध्य जो संपर्क बनाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए जो बीच में दोस्तों ये आ रहा था चित्तौड़। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अगर ये चित्तौड़ के ऊपर जीत ले, चित्तौड़ के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, तो यहाँ से वो कर आसानी से यहाँ ला सकता है, और यहाँ से व्यापार आसानी से दिल्ली और इधर एक दूसरे से आसानी से व्यापार कर सकता है, और जो भी इनके प्रदेश थे इनको आपस में आसानी से जोड़ सकता था। इसीलिए जो चित्तौड़ है दोस्तों मिड पॉइंट में आता था, गुजरात और मालवा के मध्य में,
और इसीलिए ये एक सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। आप कोई भी मेंस में अगर आंसर राइटिंग लिखना चाहो तो आप इसको डायग्राम के माध्यम से अगले एग्जामिनर को समझा सकते हो कि इस टाइप से बीच में पड़ता था, इसीलिए इसका महत्व ज्यादा था। तो चलो दोस्तों, अपने रानी पद्मिनी देखी के कुछ फैक्ट देखिए। अब रानी पद्मिनी से संबंधित कुछ एक बिंदु और देखेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रानी पद्मिनी दोस्तों, रानी पद्मिनी के एक जो बोले जाते हैं दरबारी कवि, या फिर आप बोल सकते हो दोस्तों जो रतन सिंह है, रतन सिंह के दरबारी कवि थे राघव चेतन। नाम याद रखना दोस्तों, कौन थे? राघव चेतन। तो इन्होंने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जाकर बताया था कि राजा रतन सिंह की पत्नी है, वो दिखने में इतनी सुंदर है, और उसकी सुंदरता का बखान किया था, जिससे वो रतन सिंह है उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। तो पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी की सुंदरता के बारे में किसने बताया था? तो राघव चेतन ने बताया था, और ये रतन सिंह का दरबारी कवि था दोस्तों। चित्तौड़ का पहला साका दोस्तों किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था दोस्तों। पूछा जाता है चित्तौड़ का प्रथम साका किसके समय हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, और राजा रतन सिंह के समय हुआ। तो दोनों ही आप बता सकते हो। तो साका दोस्तों होता क्या है? कुछ एक बुक्स में अपन बार बार पढ़ते हैं साका, प्रथम साका हुआ, दूसरा साका हुआ, या ढाई साका हुआ। तो ये साके होते क्या है एक्चुअल में समझिएगा दोस्तों। साका क्या होता है दोस्तों? जोहर प्लस केसरिया, मतलब जोहर भी हो जिसमें और केसरिया भी हो। अब ये जोहर और केसरिया क्या होता है? जोहर दोस्तों वो होता है जब, पहले केसरिया को समझे, अगर युद्ध में कोई सेनापति या कोई राजा या सम्राट युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं केसरिया। और अगर कोई राजा सम्राट या कोई सेनापति वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी जो औरत होती है वो दोस्तों अग्नि के अंदर जोहर करती है, अग्नि के अंदर अपने आप को समाहित कर लेती है, उसको बोलते हैं जोहर। तो जोहर दोस्तों वो महिलाएं करती है, फीमेल करती है, और केसरिया दोस्तों वो पुरुष करते थे, युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो केसरिया उसको कहा जाता था। तो साका के अंदर दोनों ही शामिल थे दोस्तों। पुरुष वीरगति को प्राप्त हो जाते तो उनकी औरतें हैं वो जोहर कर लेती थी। तो चित्तौड़ का पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। एक चीज और देखते हैं दोस्तों अपन यहाँ से, युद्ध में दोस्तों गोरा और बादल है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, तो युद्ध करते हुए गोरा और बादल जो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, ऊपर अपने देखा गोरा इसका भाई था और बादल इसका भतीजा था पद्मिनी का, तो ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी, और उसने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था। अब देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था, और कब्जे करने के बाद दोस्तों उसने उसका नाम खिजराबाद रखा। चित्तौड़ का नाम क्या रखा दोस्तों? खिजराबाद रखा। क्यों रखा? अपने पुत्र खिजर खा के नाम पे इसका नाम खिजराबाद रखा था। तो पूछा जाता है कि युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? तो खिजराबाद रखा। क्यों रखा? अपने पुत्र, उसके पुत्र का नाम था खिजर खा, तो उसके नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया। और कुछ समय पश्चात दोस्तों ये जो चित्तौड़ है वो मालदेव सोनगरा जो एक सम्राट हुए वहां पे, उसको दे दिया गया था। और मालदेव सोनगरा है, इसको दोस्तों मूछ वाला मालदेव भी कहा जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है मूछ वाला मालदेव किसे कहते हैं? तो मालदेव सोनगरा को मूछ वाला मालदेव भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक दो बुक्स हैं इससे संबंधित, वो पूछी जाती है। पद्मावत पुस्तक दोस्तों किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, और 1540 ईस्वी में लिखी, अवधी भाषा में लिखी। यहाँ से दो फैक्ट याद रखने दोस्तों। पद्मावत पुस्तक है वो दोस्तों किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, और भाषा इसकी पूछी जाती है किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। तो एक पुस्तक याद रखना दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी, अवधी भाषा। और गोरा बादल री चौपाई है पुस्तक है ये दोस्तों किसने लिखी है? हेमरतन सूरी ने लिखी। इस पुस्तक का भी दोस्तों नाम याद ध्यान रखना, थोड़े बड़े लेवल्स के एग्जाम में पूछ सकता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरएस वगैरह में। गोरा बादल की चौपाई की रचना किसने की? हेमरतन सूरी ने की, और ये जेएनयू से संबंधित है दोस्तों। अब दोस्तों आता है रावल उपाधि। ये जो रतन सिंह जो राजा थे दोस्तों, ये जो अंतिम राजा थे, जो रावल उपाधि यहां तक ही चली थी। जो इससे जो पहले जो राजा थे दोस्तों, वो नाम के अंत में रावल लगाते थे। इसके बाद में जो भी राजा आएंगे
कुंभा, राणा, जो भी भोइल वंश के शासक आएंगे, अपन इसे आगे और पढ़ेंगे, 10-12 शासक और पढ़ेंगे। उसके बाद की इसके रतन सिंह के बाद के जो भी शासक थे दोस्तों, वो राणा लगाते थे, और रतन सिंह अंतिम राजा थे जो अपने नाम के आगे रावल लगाते थे। और रावल उपाधि, अंतिम राजा रतन सिंह थे, रावल उपाधि वाले। और चित्तौड़ पे जो दोस्तों जो अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसने पहले तो इसको खिजरका को सौंप दिया, फिर खिजरका ने इसको क्या किया, मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, जिसको मूछ वाला शासक भी कहते हैं। और मालदेव ने इसको दोस्तों बनवारी सोनगरा को सौंप दिया। ये आप क्रम याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो यहां से दोस्तों अपन ने पद्मिनी के बारे में 2-4 चीजें देखी। एक बार अपन रिकॉल करते हैं दोस्तों। राघव चेतन दरबारी का नाम याद रखना है, रतन सेन का था, जिसने इसकी सुंदरता के बारे में बताया था। एक चित्तौड़ का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। युद्ध में गौरव बादल वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अलाउद्दीन ने जो चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पे बदल के रख दिया था, खिजराबाद। और दोस्तों ये जो उसके बाद में जो 1-2 पुस्तकें हैं, इसका नाम पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, अवधी भाषा में लिखी गई। और जो गौरव बादल की चौपाई है दोस्तों, हेमरतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। तो ये 2-3 बुक्स याद रखनी है। इसी प्रकार दोस्तों अपन ये जो अपने 4 शासक हुए, मोस्टली बप्पा रावल, अल्हट, जैतर सिंह और रतन सिंह, इन 4 शासकों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको समझा और याद किया इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और अपने चैनल के साथ बने रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको इसी प्रकार से मोटिवेट करता रहूंगा और इसी प्रकार से बताता रहूंगा कि किस प्रकार से आपको एक सही दिशा में पढ़ाई करनी है, ताकि आप अपनी जॉब है वो शीघ्रता से प्राप्त कर सको। और जितना जल्दी आप अपने लक्ष्य को डिसाइड करोगे और जितना जल्दी आप पढ़ने के अपने पैटर्न को चेंज करोगे और एक उन्हीं चीजों को पढ़ोगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो सफलता दोस्तों आपको उतनी ही जल्दी मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।